वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक जबरदस्त हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सिंक। मूवी बहुत ही छोटी है, 1 आवर 17 मिनट समथिंग लाइक दैट, लेकिन इस दरमियान में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही गौतम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है। अपनी कहानी लेकर काफी सारे प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटते रहता है। एक प्रोड्यूसर के पास जाकर वापस अपनी गर्लफ्रेंड नेत्रा के पास आकर कहने लगता है, हर एक प्रोड्यूसर कोई ना कोई रीजन बताकर मेरी कहानी को रिजेक्ट कर रहा है। कोई कहता है कि कहानी में बदलाव लाओ, कोई कहता है कि बजट ज्यादा होगा, कोई भी प्रोड्यूसर मेरी कहानी को सुनता ही नहीं। अब फिलहाल गौतम और नेत्रा अपनी कार में ही बैठे होते हैं। नेत्रा कहने लगती है कि तुम ज्यादा अपसेट मत हो, कभी न कभी तुमको मौका मिलेगा। चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए हम पौंडीचेरी चलते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा तुमको भी। सो फटाफट से नेत्रा सिबी को कॉल करके यही बात कहने लगती है कि अभी हम लोग पौंडीचेरी चलेंगे। मधु को कॉल करके फटाफट से ये बात बता दो, अगर वो नहीं मानेगी तो उसको मनवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सिबी कहने लगता है, अगर तुम लोग मुझे दारू पिलाओगे तभी मैं पौंडीचेरी आऊंगा। तो उसी तरह से ये चारों मिलकर अपनी गाड़ी में पौंडीचेरी जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा बहुत चिल करके वापस अपने घर आने लगते हैं। अब गौतम ही गाड़ी को ड्राइव करते रहता है। अपने दोस्तों से कहने लगता है कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं, अरे यार मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यह सुनने के बाद सारे लोग टेंस होने लगते हैं। तभी इनके कार के सामने कोई औरत आने पर गौतम उस औरत को ठोक देता है। बेचारी वो औरत जोर से चिल्लाने लगती है। इस तरह से यहाँ पर ये सीन कट होता है। थोड़ी देर के बाद ये चारों अपने अपने घर वापस आकर सिंक नाम की एक एप्लीकेशन से एक दूसरे से वीडियो कॉल में बात करने लगते हैं। गौतम अपने दोस्तों से कहने लगता है कि इस एरिया का एसआई मुगलिन मेरे जीजा का ही फ्रेंड है। मैंने ऑलरेडी एसआई मुगलिन से बात करके सब कुछ सेटल कर दिया। 1 लाख रुपए देकर इस मामले को सुलझाने के लिए कहा और इसी तरह उस लड़की के इलाज के लिए भी 1 और लाख रुपए दिया। एसआई ने कहा कि वो लड़की जिंदा ही है, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी ना मिलने की वजह से केस क्लोज कर देंगे और इसी तरह उस एरिया में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मधु कहने लगती है कि उस लड़की को हम ही हॉस्पिटल पहुंचा देते तो अच्छा होता ना। गौतम कहने लगता है, अगर वो लड़की मर गई तो हम चारों के ऊपर बहुत बड़ा केस लगेगा। तभी एसआई मुगलिन गौतम को कॉल करने पर गौतम एसआई से कहने लगता है कि सर गलती से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, हमारे बीच जो बात हुई थी पैसों की, वो पैसे मैंने ऑलरेडी आपके घर पहुंचा दिया। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मधु की माँ मधु के पास आकर इससे बात करने लगती है। मधु अपनी माँ से पूछने लगती है, तुम तो दोपहर को बेंगलुरु जाने वाली थी ना फ्लाइट से। मधु की माँ कहने लगती है, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, कल सुबह मैं और तुम्हारे पापा गाड़ी में जा रहे हैं। और इसी तरह मधु के फ्रेंड से भी थोड़ा बहुत बात करके वापस अपने कमरे में चली जाती है मधु की माँ। उसके बाद से भी अपना पुराना नोकिया फोन दिखाकर कहने लगता है कि ये फोन तो कब का खराब हो चुका है, अब इस फोन को हथौड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तभी गौतम की बड़ी बहन जो प्रेग्नेंट होती है वो गौतम के पास आकर गौतम के फ्रेंड से बात करने लगती है। कहने लगती है कि थोड़ी देर में तुम्हारे जीजा आने वाले हैं, वो सब कुछ सेटल कर देंगे, तुम लोग फिक्र मत करो। अगर गुस्से में आकर तुम्हारे जीजा ने तुम लोगों को डांटा भी तो थोड़ा बहुत संभाल लो। ऐसा कहकर गौतम की बहन शायद अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद गौतम के फोन को दोबारा वो एसआई कॉल करने पर गौतम का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। गौतम फटाफट से अपने फोन को चार्जिंग पर लगाता है। थोड़ी देर के बाद गौतम का जीजा वापस अपने घर आता है। सो गौतम कैमरे से उठकर अपने जीजा के पास जाकर उसे कुछ बात करके दोबारा अपने फ्रेंड्स के पास आता है, मतलब कैमरे के सामने। अपने दोस्तों से कहने लगता है कि मेरे जीजा के साथ कोई और औरत भी आई है। बातों से ही लगता है कि शायद वो लड़की जीजा की कुलिक है। अच्छा हुआ वो लड़की जीजा के साथ है, वरना मेरे जीजा तो मुझे बहुत डांटते। थोड़ी देर के बाद गौतम की बहन गौतम के पास आकर कहने लगती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम अपने जीजा और उसके फ्रेंड को ऑनलाइन में फूड ऑर्डर करो। थोड़ी देर के बाद गौतम की घर की बिल्ली आवाज करने पर अपनी बिल्ली को देखने के लिए जाता है। वापस कैमरे के सामने आकर कहने लगता है कि कमरे में दीदी और जीजा नहीं है, पता नहीं इस वक्त दोनों कहाँ पर गए। इस तरह से अपनी बहन को कॉल करने लगता है, लेकिन गौतम की बहन बार बार गौतम का फोन काटती रहती है। सिबी कहने लगता है, अरे यार इसमें टेंशन होने वाली क्या बात है, बस ऐसे ही दोनों बाहर घूमने गए होंगे या तो फिर आइसक्रीम खाने, खामखा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उन दोनों को। तभी नेत्रा जोर से चिल्लाने लगती है। अपने दोस्तों से कहने लगती है, अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से छुआ। नेत्रा के दोस्त यही कहने लगते हैं कि तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। उसके बाद मधु पानी पीने के लिए हॉल में जाकर घबराते हुए कैमरे के सामने आकर अपने दोस्तों से कहने लगती है कि हमारे घर में तो कोई भी मौजूद नहीं, तुम लोगों के सामने ही तो मेरी माँ आई थी मेरे पास, मेरी माँ ने तुम लोगों से भी बात किया। इस तरह से घबराते हुए जब मधु अपनी माँ को कॉल करती है तो मधु की मॉम कहने लगती है कि दोपहर की फ्लाइट को ही मैं और तुम्हारे फादर बेंगलुरु आ चुके हैं।
ये सुनने के बाद मधु और उसके फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं। यही सोचने लगते हैं कि इससे पहले मधु से बात किया था वो कौन थी। आपसे भी मधु के बगल वाले फ्लैट में ही रहता है। मधु से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी के अभी तुम्हारे फ्लैट आ रहा हूँ। इस तरह से जब सिबी मधु के फ्लैट पर जाता है तो शॉकिंग बात यह है कि सिबी घूम फिर कर अपने फ्लैट के पास ही आया होता है। सो इन चारों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब ये चारों क्या किया जाए। नेत्रा से कहने लगते हैं कि तुम अपनी माँ के पास जाकर ये बात बताओ। तो उसी तरह से जब नेत्रा अपनी माँ के कमरे में जाकर उसको नींद से जगाने लगती है तो इसकी माँ की आंखें बहुत ही भयंकर होती है, जैसे शैतानी आंखें। नेत्रा की माँ धीरे धीरे नेत्रा की तरफ आने लगती है। नेत्रा अपनी माँ को जगाने की कोशिश करने लगती है, बुलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नो फायदा। बेचारी नेत्रा डर के मारे अपने कमरे में आकर अपने आप को लॉक कर लेती है। उसके बाद गौतम उस एसआई को कॉल करने पर दूसरा बंदा फोन पिक करता है। गौतम से कहने लगता है कि आप लोगों ने चारू नाम की एक लड़की को एक्सीडेंट किया ना, वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। यही बात बोलने के लिए एसआई मुगलिन जब बाहर आकर तुमको कॉल करने की कोशिश की तभी एक गाड़ी आकर एसआई मुगलिन को ठोक दिया। उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। मैं ऑलरेडी इस केस को मैनेज कर रहा हूँ। इस केस के फाइल को ऑलरेडी मैं तुम्हारे मेल पर भेजा हुआ हूँ। तो उसी तरह से गौतम अपना मेल ओपन करके चारू की फोटो देखकर शॉक में रह जाता है। अपने दोस्तों से कहने लगता है, अरे ये तो वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले मेरी जीजा के साथ आई थी। मरी हुई चारू हमारे घर कैसे आ सकती है। तभी मधु की माँ मधु के पीछे आकर बैठती है। मधु के फ्रेंड्स यही बात मधु को बताने लगते हैं कि तुम्हारी माँ तो पीछे बैठी है। जब मधु पीछे पलटकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सिबी कहने लगता है कि तुम लोग ट्रिप प्लान करने की वजह से ही ये सारी घटनाएं हो रही है। गौतम कहने लगता है, अरे ट्रिप प्लान करने में क्या बुराई है, एक्चुअली ये सारी गलती तुम्हारी है। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल होने का प्रैंक करो। मैंने उसी तरह से प्रैंक किया और वो चारू लड़की मर गई हमारी गाड़ी के सामने आकर। मधु तुम्हारे प्रपोजल को ठुकराने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन हम पर उतार रहे हो। तभी देखते ही देखते मधु का चेहरा, आंखें बहुत ही डरावनी हो जाती है। डरावनी आवाज में गौतम से कहने लगती है, तुम्हारी बहन तुम्हारे कमरे के बाहर है। तो गौतम फटाफट से अपने कमरे के बाहर जाकर देखने पर इसकी बहन प्रेग्नेंट नहीं होती। इसकी बहन के हाथों में एक छोटा बेबी होता है। देखते ही देखते इसकी बहन अपने कमरे में जाते हुए ऐसे ही गायब हो जाती है। ये चीज देखकर गौतम बहुत डर जाता है, फटाफट से वापस अपने कमरे में आ जाता है। उसके बाद मधु सिबी से कहने लगती है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन तुमको प्रपोज करने वाली थी, लेकिन तुम तो मेरे फ्रेंड के साथ ही कांड कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। इस तरह से मधु अपने चेहरे को प्लास्टिक कवर पहनकर खुदकुशी कर लेती है। यह देखकर मधु के तीनों फ्रेंड्स बहुत रोने लगते हैं। उसके बाद सिबी के वो पुराने नोकिया फोन को मधु के लैंडलाइन से कॉल आता है। सिबी कहने लगता है, ये सब कुछ प्रैंक है ना बेबी, मुझे पता है, रुको मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरह से जब सिबी मधु के अपार्टमेंट के पास जाने ही वाला होता है तभी एक गाड़ी आकर सिबी को ठोक देती है। उसी वक्त सिबी की मौत हो जाती है। उसके बाद गौतम ये देखता है कि एक काली परछाई नेत्रा को फॉलो कर रही है। गौतम उस आत्मा से कहने लगता है कि तुम्हारी मौत का कारण मैं हूँ, चाहे तो मुझे मार दो, रुको अब मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। इस तरह से जब गौतम अपने कमरे से बाहर जाता है तभी उस लड़की की आत्मा आकर गौतम का गला दबाकर मार देती है। ये देखकर जब नेत्रा अपनी गाड़ी लेकर गौतम के पास जाने वाली होती है, वो आत्मा नेत्रा को भी गला दबाकर मार देती है गाड़ी में ही। उसके बाद ये सारी वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो जाती है। बात यह है कि गौतम और उसकी टीम ये सब कुछ सेटअप और प्लान करके एक शॉर्ट फिल्म की तरह यूट्यूब में पब्लिश करते हैं। इंटरव्यू करने वाला गौतम उसकी टीम से इस आइडिया के बारे में पूछने लगता है कि ये आइडिया आपको कैसे मिला। गौतम कहने लगता है कि जब हम लोग ट्रिप से वापस आ रहे थे हम लोगों को पता चला कि चारू नाम की एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल चारू हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है, तो उसी चीज को ध्यान में रखकर हमने एक फिक्शनल स्टोरी बनाई। एंकर गौतम और उसकी टीम से कहने लगता है कि चारू तो कब का हॉस्पिटल में मर चुकी है। रात होने के बाद एक फूड डिलीवरी बॉय गौतम के पास आकर इसको खाना देते हुए कहने लगता है कि चारू नाम की किसी लड़की ने आपके लिए खाना ऑर्डर किया। गौतम ये सुनकर शॉक में रह जाता है। उसके बाद डिलीवरी बॉय कहने लगता है, एक्सीडेंट में मरने वाली चारू का नाम अपने शॉर्ट फिल्म में यूज करके आपने बहुत बड़ी गलती की। चारू का किसने एक्सीडेंट किया अभी तक पुलिस वालों ने पहचान नहीं पाए। बेचारी चारू को भी नहीं पता कि किसने उसका एक्सीडेंट किया। आपकी शॉर्ट फिल्म की वजह से अगर चारू की आत्मा ये सोच ले कि आप लोगों ने ही चारू का एक्सीडेंट किया तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। खैर उसके बाद गौतम खाना लेकर जब वापस अपने घर में आता है तो उसके घर में किसी की डेड बॉडी होती है। देखते ही देखते वो डेड बॉडी अचानक से उठ खड़ेती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मुझे लगता है कि शायद गौतम के किसी फ्रेंड ने इसके साथ ये प्रैंक कर रहा होगा।
खैर ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।